रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू ट्रिकी मैथ्स। स्टूडेंट, आज हम करेंगे फर्स्ट ईयर की बुक का चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन टू स्टैटिस्टिक्स। इसकी कुछ डेफिनेशन जो है वो हमने कर ली थी। नेक्स्ट हमने डेफिनेशन करनी है सैम्पलिंग वेरिएबिलिटी की। सैम्पलिंग वेरिएबिलिटी क्या होता है? एज सैम्पल इज़ अ रिप्रेजेंटेटिव पार्ट ऑफ अ पॉपुलेशन। ये मैंने आपको सैम्पल की डेफिनेशन में भी बताया था कि सैम्पल इज़ अ रिप्रेजेंटेटिव पार्ट ऑफ अ पॉपुलेशन। ये वो पार्ट है पॉपुलेशन का जो उसको रिप्रेजेंट कर रहा होता है। देयर मे बी मोर देन वन सैम्पल्स इन अ पॉपुलेशन। पॉपुलेशन में एक से ज़्यादा सैम्पल भी हो सकते हैं। देयर फॉर ऑल सैम्पल्स फ्रॉम द सेम पॉपुलेशन मे नॉट बी आइडेंटिकल। एक पॉपुलेशन से हर सैम्पल लाजमी नहीं है कि वो आइडेंटिकल हो, मतलब सारे सेम हों, वो डिफरेंट भी हो सकते हैं। एग्ज़ाम्पल है इसकी विद रेफरेंस टू द एग्जाम्पल 1.1। जो पीछे एग्जाम्पल 1.1 दी हुई थी कि इतने बॉयज़ हैं कॉलेज में और इतनी गर्ल्स हैं, तो टोटल स्ट्रेंथ इतनी। वो एन अदर सैम्पल ऑफ 500 स्टूडेंट सर्वेड में नॉट बी कंटेन 300 फीमेल स्टूडेंट। मतलब टोटल 500 स्टूडेंट थी। पीछे एग्जाम्पल 1.1 में उन्होंने हमें बताया कि 300 फीमेल होंगी और 200 जो है वो मेल होंगे। अब वो कह रहे हैं कि इट्स नॉट कंपल्सरी कि 300 ही फीमेल हों। ये भी हो सकता है कि 200 फीमेल हों, 300 मेल हो जाएं, ये 250 फीमेल 250 जो है वो मेल, कुछ भी जो है वो हो सकता है। ठीक है, तो ये वो कह रहे हैं कि वो चेंज भी हो सकता है। उसके बाद है एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट किसको कहते हैं? तजर्बे को उर्दू में। अब एक्सपेरिमेंट एक्चुअली में क्या है? एनी स्टडी, कोई भी स्टडी इन विच द साइंटिस्ट कैन कंट्रोल द एलोकेशन ऑफ द ट्रीटमेंट्स। जो इसमें क्या करते हैं साइंटिस्ट, जो हमने ट्रीटमेंट्स दी होती हैं उसको एलोकेट करते हैं टू द एक्सपेरिमेंटल यूनिट। एक्सपेरिमेंट करके इज़ कॉल्ड एन एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट क्या होता है? तजर्बा, मतलब किसी चीज़ को बार बार दोहराना। अगर लेट सपोज आपने एक चीज़ पहली दफ़ा की है, कोई भी चीज़ आपने फ़र्स्ट टाइम जो है वो बनाई है, कोई रेसिपी कर लें, तो वो सही नहीं बनी, आप उसको अगेन बनाएंगे, मतलब आप उस पर एक्सपेरिमेंट करते जाएंगे तो आप उसमें उतने ही परफेक्ट हो जाएंगे। इसी तरह ये है, एवरी यूनिट मस्ट बी कैपेबल ऑफ रिसीविंग एवरी ट्रीटमेंट। वो कह रहे हैं कि कोई भी यूनिट जो है वो लिया जा सकता है। एंड द डिस्कशन एज टू शो विच यूनिट रिसीव इट ट्रीटमेंट इज डिटर्मन बाय द एलोकेशन ऑफ मैकेनिज्म, कि कौन सा मैकेनिज्म जो है इसको देना है। दिस मैकेनिज्म कुड बी दैट द साइंटिस्ट कवर द यूनिट एंड देन डिसाइड विच ट्रीटमेंट टू अप्लाई। वो ये डिसाइड करता है, वो ये मैकेनिज्म करता है। दिस मैकेनिज्म कुड बी दैट, ये मैकेनिज्म क्या हो सकता है कि साइंटिस्ट जो है वो क्या करता है? ऑब्ज़र्व द यूनिट। वो कौन सी यूनिट को ऑब्ज़र्व करता है, उसको देखता है, एंड देन डिसाइड विच ट्रीटमेंट टू अप्लाई, और बाद में देखता है कि इस पर कौन सी ट्रीटमेंट जो है वो अप्लाई करनी है। विच कुड बी द अनसेटिस्फैक्ट्री एलोकेशन मैकेनिज्म बिकॉज ऑफ द पॉसिबिलिटी ऑफ द सब्जेक्टिव बाइस। अच्छा, सम टाइम ये भी हो सकता है बाइसनेस की वजह से। लेट्स सपोज इसकी एग्जांपल ले लें कि क्लास में जो है वो किसी को CR बनाना है, तो स्टूडेंट कोई भी हो सकता है उसके लिए, लेकिन मे भी टीचर उस बच्चे को चूज़ कर ले कि जो उसको पसंद हो, जो उसके जो लाइक करता हो। तो ये भी हो सकता है कि वो उसके साथ बाइसनेस शो कर रहा हो। ठीक है, ये सम टाइम ऐसे होता है कि कोई स्टूडेंट पढ़ने में अच्छा होता है लेकिन वो इतना एक्टिव नहीं होता, जबकि कोई और स्टूडेंट जो है वो अदर एक्टिविटीज़ में ज़्यादा एक्टिव होता है, तो स्टूडेंट उसको टीचर जो है वो उसको भी ले सकता है। तो ये इसमें थोड़ी सी जो है वो बाइसनेस भी आ सकती है, शो होती है कि उसने अपनी मर्ज़ी से जो है वो लिया, जो एलिजिबल था उसको नहीं लिया। और इट कुड बी द असाइन टू ट्रीटमेंट अकॉर्डिंग टू द रूल विच कुड बी द साइंटिफिकली एक्सेप्टेबल, या इसका रूल हो सकता है जो साइंटिफिकली देखा जाए वो एप्लीकेबल हो। सो ऑल एलोकेशन मैकेनिज्म डोंट लीड टू एक्सेप्टेबल इन्फ्रेंसेस। नेक्स्ट है जी सैम्पल सर्वे। इन अ सैम्पल सर्वे देयर आर नो ट्रीटमेंट। अब जो सैम्पल का सर्वे होता है उसमें ट्रीटमेंट्स नहीं होती। द यूनिट इन विच पॉपुलेशन अंडर स्टडी आर लिस्टेड इन अ फ्रेम। इसमें क्या होता है कि पॉपुलेशन को जिस स्टडी के अंडर जो है वो इनलिस्ट करते हैं उसको फ्रेम में, एंड सैम्पल ऑफ यूनिट इज़ सिलेक्टेड फ्रॉम द फ्रेम, और जो सैम्पल है वो उसी फ्रेम से जो है वो सेट किया जाता है यूजिंग अ सिलेक्शन मैकेनिज्म। कौन सा मैकेनिज्म यूज़ करके? सिलेक्शन का। सो द डिस्टिंग्विशिंग फीचर ऑफ सर्वे इज़ कंट्रोल ओवर द सिलेक्शन ऑफ यूनिट। इसमें यूनिट की सिलेक्शन को जो है वो डिस्टिंग्विश किया जाता है, फ़र्क मतलब हमें इसमें पता चल जाता है। द फीचर विच डिस्टिंग्विश एक्सपेरिमेंट एंड सैम्पल सर्वे आर कंट्रोल ओवर एलोकेशन एंड कंट्रोल ओवर सिलेक्शन। वो कह रहे हैं कि जो फीचर जो है
जो डिफरेंस बयान करते हैं, डिफ़ाइन करते हैं किसके दरमियान में, एक्सपेरिमेंट और सैम्पल सर्वे के दरमियान में, वो उससे क्या होता है, वो कंट्रोल किसको करते हैं, एलोकेशन एंड कंट्रोल ओवर सिलेक्शन को। नेक्स्ट है जी कांस्टेंट। कांस्टेंट क्या होता है, क्वांटिटीज़ विच डोंट वेरी फ्रॉम इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल आर कॉल्ड कांस्टेंट। ऐसी क्वांटिटीज़ जो एक जगह से दूसरी जगह तीसरी जगह जाते हुए चेंज ना होंगी, वो कौन सी क्वांटिटीज़ कहलाएंगी हमारे पास, कांस्टेंट क्वांटिटीज़। जैसे पाई की वैल्यू 3.14 है, इसको हम जहाँ भी यूज़ करेंगे पाई की वैल्यू 22/7 या 3/4 ही हम लिखेंगे। इसी तरह ई की वैल्यू जो है वो 2.71, 8, 2, 8 और इसी तरह 4 and 5 एट्सेट्रा। नेक्स्ट है जी ऑर्डर स्टैटिस्टिक क्या होता है। द ऑर्डर स्टैटिस्टिक OS, O स्टैंड्स फॉर ऑर्डर, S स्टैंड फॉर स्टैटिस्टिक्स ऑफ डाटा y1, y2, y3 so on, yn इज़ जस्ट द अरेंजमेंट ऑफ डाटा इन ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। मतलब इसमें डाटा को जो है वो हमने अरेंज किया हुआ, तरतीब दिया हुआ है। इट इज़ डिनोटेड बाय y1, y2, y3 एंड so on yn। अब y1 क्या है, वो मिनिमम है किसका, y1, y2 so on yn का, एंड yn क्या है, उसका मैक्सिमम है। मतलब y1 जो है वो उसकी फ़र्स्ट वैल्यू आ जाएगी और yn वो जितना भी जाएगा, वो 100,000 तक जितना भी जाएगा वो उसकी लास्ट वैल्यू यानी कि उसकी मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी। y1 is the minimum order of statistic and yn is the maximum order statistics. If the data arranged in ascending order of magnitude, the data are said to be arranged in ascending order. अगर हम डाटा को ascending order में करेंगे, मतलब सबसे छोटी वैल्यू, फिर उससे बड़ी वैल्यू, फिर उससे बड़ी वैल्यू, फिर इससे बड़ी वैल्यू, दिस इज़ कॉल्ड ascending order. इफ़ द डाटा आर अरेंज इन डिक्रीजिंग ऑर्डर, अगर डिक्रीज़ करेगा मतलब कम होता जाएगा, बड़ी वैल्यू छोटी वैल्यू उससे छोटी वैल्यू, तो देन दिस इज़ कॉल्ड डिक्रीजिंग ऑर्डर। नेक्स्ट है मॉडल क्या होता है। इट इज़ अ मैथमेटिकल स्टेटमेंट। मॉडल ये क्या है, मैथमेटिकल स्टेटमेंट है यूज्ड इन स्टडिंग द रिजल्ट ऑफ द एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट को जो है वो स्टडी करने के लिए, और प्रीडिकेटिंग द बिहेवियर ऑफ फ्यूचर रेपिटिशन ऑफ द एक्सपेरिमेंट। और ये हमें प्रीडिकेट करता है कि फ्यूचर एक्सपेरिमेंट में रेपिटिशन जो हम बार बार रिपीट करेंगे उसका क्या रिजल्ट आएगा। द मॉडल इन्वॉल्व प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। इसमें क्या चीज़ शामिल है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन विच डिस्क्राइब द वेरिएबिलिटी इन द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंटरेस्ट इन द पॉपुलेशन। जो हमें जो है वो पॉपुलेशन की करेक्टरिस्टिक्स में जो है वो वेरिएबिलिटी को डिफाइन करता है। एंड देयर फॉर द वेरिएबिलिटी वी माइट एक्सपेक्ट टू गेट इन डिफरेंट सैम्पल्स। और यही वेरिएबिलिटी जो है वो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि डिफरेंट सैम्पल्स में जो है ये शो होगी। इन एग्जाम्पल 1.1 बाइनोमियल मॉडल इज़ अप्रोप्रिएट। जो एग्जाम्पल 1.1 थी, मतलब 300 फीमेल और 200 मेल वाली टोटल स्ट्रेंथ जो थी कॉलेज की 500 थी, उसके बारे में बात करें। वेयर पैरामीटर इज़ द पॉपुलेशन प्रपोर्शन ऑफ द स्टूडेंट हुज आर फीमेल इन द पॉपुलेशन। यहाँ पे पैरामीटर क्या होगा, पॉपुलेशन ऑफ फीमेल स्टूडेंट। नेक्स्ट है अ कॉमन मॉडल फॉर डिस्क्राइबिंग द मेकअप ऑफ ऑब्जर्वेशन स्टेट्स दैट द कंसिस्ट ऑफ अ मीन प्लस एन एरर, सो एन ऑब्जर्वेशन कैन बी डिस्क्राइब्ड बाय द मीन ऑफ सिंपलेस्ट मॉडल इज। अब इसका मॉडल क्या आ जाएगा, आई स्टैंड फॉर मतलब ये वेरी कर रहा है, यहाँ पे आई की वैल्यू 1, 2, 3 कुछ भी हो सकती है। ये किसके इक्वल होगा, म्यू प्लस ये क्या है, ग्रीक लेटर है एप्सिलॉन, ठीक है, एप्सिलॉन आई, ये इसको डिफ़ाइन कर रहा है। और यहाँ पे इन्होंने हमें ऊपर बताया है कि हम क्या करेंगे, हमारे पास जो वैल्यू आएगी एग्जाम्पल 1.1 में, उसमें पैरामीटर क्या आया है, फीमेल की जो स्ट्रेंथ है वो आई है। अब वेयर वाई आई रिप्रेजेंट एनी इंडिविजुअल, कोई भी इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन हो सकती है। म्यू अ ग्रीक लेटर रीड एज म्यू है, रिप्रेजेंट एवरेज, म्यू जो है वो एवरेज को डिफाइन कर, एंड मीन ऑफ द पॉपुलेशन, और ये पॉपुलेशन का मीन है। एंड जो दिस वन साइन है ग्रीक लेटर रीड एज एप्सिलॉन, रिप्रेजेंट एज रैंडम एरर। तो ये जाहिर सी बात है, कोई भी हम काम कर रहे हैं उसमें कोई ना कोई मिस्टेक तो हो सकती है ना, तो ये रैंडम एरर को जो है वहाँ पे डिफ़ाइन करेगा। अब ये रैंडम एरर क्या है उसको बताया है। रैंडम एरर इज़ द चांस वेरिएशन इन एन ऑब्जर्वेशनल प्रोसेस। ये वेरिएशन है जो हो सकती है किसी भी टाइम हमारे प्रोसेस में। it should not be confused with its synonym in the common usage mistake, which means
ह्यूमन एरर, इसका मतलब ये नहीं है कि इंसान की गलती, मतलब ये इसका सिनोनिम जो है वो कॉमनली यूज़, उससे कंफ्यूज नहीं होना। इक्वेशन 1.1 कैन बी रिटन एज, अब इसको कैसे लिख सकते हैं, अगर एप्सिलॉन जो हमारे पास है वो दूसरी साइड पे चला जाए तो वाई आई माइनस म्यू जो है वो उधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो इसको हम ऐसे भी राइट कर सकते हैं। एप्सिलॉन्स आर यूजली एज्यूम्स टू बी फ्रॉम अ पॉपुलेशन हैविंग ज़ीरो मीन, ये पॉपुलेशन से लिया जाता है जिसका मीन क्या होता है, ज़ीरो होता है। एज द random error sum to 0, so there would be approximately equal number of positive and negative deviations, तो इसमें equal number of positive deviation या negative deviation वो equal होगा। The term mu I y I minus mu is known as deviation of an observation, ये किसी भी observation का deviation है कि कोई चीज़ उससे कितना deviate कर रही है। y I from मीन म्यू, और वाई आई क्या है, मीन म्यू है। इक्वेशन 1.1 जो ये वाली इक्वेशन हमें गिवन थी, रिप्रेजेंट द सिंपल फॉर्म ऑफ द लीनियर एडिटिव मॉडल, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, लीनियर सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ लीनियर एडिटिव मॉडल। द म्यू में बी ए सिंगल मीन, और जो म्यू है वो इसमें सिंगल मीन को भी जो है वो शो करेगा, सिंगल मीन को। नेक्स्ट है जी नोटेशन, ये साइन है सिग्मा का। इट इज़ अ ग्रीक लेटर, ये ग्रीक लेटर एंड यूज्ड एज शॉर्ट हैंड नोटेशन फॉर सम, इसको सम के लिए प्लस करने के लिए शॉर्ट हैंड नोटेशन के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जांपल, इफ़ वी हैव टू ऐड द 5 नंबर्स y1 y2 y3 y4 एंड y5, देन मतलब कैसे हम इसको सम करना है, तो प्लस का साइन आ जाएगा, y1 प्लस y2 प्लस y3 प्लस y4 प्लस y5, तो इसको हम लिखेंगे समीशन, वेयर इसको अब लिखा है i इज़ इक्वल्स टू 1 to 5, मतलब i क्या है इसमें वेरी कर रहा है, i 1 होगा, फिर i 2 होगा, फिर i 3 होगा, i 4 होगा और i 5, ये इसकी स्टार्टिंग लिमिट आ जाएगी और ये इसकी लास्ट लिमिट या एंडिंग लिमिट आ जाएगी। और y i क्या है, ऑब्जर्वेशंस हैं जो चेंज हो रही हैं, ठीक है। दिस टेल्स अस टू सम ऑल y i वैल्यूज स्टार्टिंग एट i इज़ इक्वल्स टू 1, ये i 1 से स्टार्ट हो रहा है, द लोएस्ट लिमिट, एंड स्टॉपिंग एट i इज़ इक्वल्स टू 5 द अपर लिमिट। इट इज़ ऑलवेज assumed दैट द कंसेक्टिव इंटीजर वैल्यूज़ आर टू बी सम्ड अनलेस अदरवाइज स्पेसिफाइड, मतलब कह रहे हैं कि अगर तो कंसेक्टिव वैल्यूज़ हैं फिर हम इसको इस तरह राइट करेंगे, ठीक है। अगर वैल्यूज़ कंसेक्टिव नहीं है, एक जो है वो सीक्वेंस से नहीं दी गई, अदर एग्जाम्पल्स आर, मतलब समीशन टू y बिलोंग्स टू d, वेयर d क्या है, अब d है जी 2 3 4 5, अब d की वैल्यूज़ 2 3 4 और 7 है, मतलब 2 3 4 के बाद 5 भी नहीं है, चेंज हो गई हैं, तो मतलब समीशन वाई डी क्या आ जाएगा, 2 की पावर 2 फर्स्ट वन, 2 की पावर 3 सेकेंड, 2 की पावर 4 और 2 की पावर 7, वेयर दिस साइन जो है इज़ रीड एज बिलोंग्स टू, तो ये साइन जो हम यूज़ करते हैं ये है बिलोंग्स टू, मतलब कोई चीज़ किससे ताल्लुक़ रखती है। नेक्स्ट है इफ़ पी ऑफ वाई डिनोट्स अ प्रोबेबिलिटी, अगर पी ऑफ वाई दे दिया जाए तो समीशन पी ऑफ वाई मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ 2, प्रोबेबिलिटी ऑफ 3, प्रोबेबिलिटी ऑफ 4 और प्रोबेबिलिटी ऑफ 7, इसको प्लस करेंगे और वाई बिलोंग्स कर रहा है डी से, ये वाली जो वैल्यू डी की दी हुई है। नेक्स्ट है जी प्रोडक्ट क्या होता है, पाई। इट इज़ अ ग्रीक लेटर रीड एज पाई, इसको जो है वो क्या प्रोनाउंस करेंगे, पाई, एंड इट इज़ यूज्ड हेयर एज अ शॉर्टकट हैंड नोटेशन फॉर प्रोडक्ट। जो ऊपर था सिग्मा वो सम के लिए यूज़ होता है और प्रोडक्ट जो है वो मल्टीप्लिकेशन के लिए यूज़ होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अब वहाँ पे हमने साइन यूज़ किया था समीशन का, यहाँ पे हम साइन यूज़ करेंगे पाई का, i इज़ इक्वल्स टू 1 to n, y1 y2 y3, अच्छा यहाँ पे सेंटर में साइन प्लस का था, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का आ जाएगा और सो ऑन yn। इफ़ वी हैव ओनली 3 ऑब्जर्वेशन, ये तो था कि अगर हमारे पास ऑब्जर्वेशन ज़्यादा हों, अगर हमारे पास सिर्फ 3 ऑब्जर्वेशन हों, y1 इज़ इक्वल्स टू 2, y2 इज़ इक्वल्स टू 3 और y3 जो है वो 5 हो, तो देन इसको कैसे राइट करेंगे, पाई इज़ इक्वल्स टू आई बिलोंग्स टू, आई जो है वो 1 to 3 y1 y2 y3, y1 की वैल्यू 2 है, y2 की वैल्यू 3 है और y3 की वैल्यू 5 है, 2 3s are 6, 6 5s are 30। 10 n ये जो साइन है ये दिया हुआ है, इस साइन को क्या पढ़ते हैं, फिक्टोरियल, रीड एज n फिक्टोरियल एंड इट इज़ डिफाइंड एज। अब n फिक्टोरियल को कैसे डिफाइन करते हैं, n फिक्टोरियल
कैसे आ जाएगा, n फैक्टोरियल n डॉट n-1 n-2 सो ऑन 3 2 1, मतलब जो भी n की वैल्यू होगी फिर उसमें से n-1 करेंगे, n-2 करेंगे और ये एंड किस पे होगा 3 2 1 पे, मतलब 1 पे जाके ये एंड हो जाएगा। अब लेट्स सपोज 4 फैक्टोरियल है हमारे पास, तो इसको कैसे लिखेंगे 4 3 2 1, मतलब 4 n की जगह 4 आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 4 - 1 3, 4 - 2 2 और 4 माइनस जो है वो 4 - 3 जो है वो 1 आ जाएगा। अब ये जो डॉट है इट्स मीन ये मल्टीप्लाई हैं, 4 3s आर 12, 12 2s आर 24, 24 1s आर 24, तो ये 24 आ जाएगा। एंड अगर हमारे पास 1 फैक्टोरियल हो तो 1 के ही इक्वल आएगा। और ये आपने याद रखना है कि 0 फैक्टोरियल जो है वो किसके इक्वल होगा, वो भी 1 के इक्वल होगा। जी तो स्टूडेंट आज ये हमने चैप्टर नंबर 1 की कुछ डेफिनेशंस की हैं। मज़ीद वीडियोस को देखने के लिए ट्रिकी मैथ को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा।